राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति और विकास संदर्भ में कथनों पर विचार करने हैं। राजस्थानी भाषा का विकास गुजरी अपभ्रंश से हुआ है। राजस्थानी भाषा का वैज्ञानिक विश्लेषण है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया है, और कोयलेमाला ग्रंथ 778 में इसे मरु भाषा कहा गया है। आपके तीनों के तीनों सही रहेंगे, क्योंकि ये कोयलेमाला जो रचना लिखी गई ये उदोतन सूरी के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? उदोतन सूरी। उदोतन सूरी ने ये रचना लिखी, और ये जालोर दुर्ग में ये रचना लिखी गई, और इसमें कुल मिला के 18 भाषाओं को उल्लेख किया है। और इसमें कहा है कि 18 भाषाओं में से हमारी एक भाषा है, वो कौन सी है? मरु भाषा है। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में सबसे पहले राजस्थानी बोलियों को वर्गीकरण किया गया है, और ध्यान रखना इन्होंने जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने कितने प्रकार का किया है? 5 प्रकार का वर्गीकरण किया है। कितने प्रकार का भाई? 5 प्रकार का वर्गीकरण किया है, ये ध्यान रखें आप लोग। और इसमें एक सवाल और पूछ लेता है कि इनके द्वारा भीली बोली किसे कहा गया है? तो बागड़ी कहा गया है। तो आप लोगों के 1, 2, तीनों के तीनों सही है। यानी राजस्थानी का हमें सबसे कहीं प्राचीनतम रूप मिलता है तो वो मरु भाषा के रूप में मिलता है, और मरु भाषा है, ये ध्यान रखें आप लोग, ये हमें प्राचीनतम रूप देखने को मिलता है उदोतन सूरी की पुस्तक में। अगला प्रश्न, सुमेलित करना है आप लोगों को। सुमेलित कीजिए। एक तरफ साहित्यिक नाम है और एक तरफ लेखक का नाम दे रखा है। बादली की बात करें तो बादली चंद्र सिंह बिरकाली की है, और लेलटांस कनेलाल सेठिया की है। बातारी फुलवारी है, ध्यान रखें आप लोग, ये विजयदान देथा की है, और सेनानी मेघराज मुकुल की है। तो ए में आप लोगों के 2 बनेगा बेटा, बी में 1 बनेगा, सी में 4, डी में आप लोगों को ये आंसर बनेगा। देखो सेनानी निशानी आप सब जानते हो कि जो रतन सिंह चूड़ावत की धर्म पत्नी है, उनका नाम सहल कंवर का नाम सुनोगा, तो उन्होंने जब शीश काट के भेजा था उससे रिलेटेड है। और कभी एक सवाल और पूछ सकता है आप लोगों से कि राजस्थान की आधुनिक काव्य कीर्तियों में प्रथम कौन सी है ना? राजस्थान की प्रथम आधुनिक काव्य कीर्ति कौन सी है? तो राजस्थान की प्रथम जो आधुनिक काव्य कीर्ति है, राजस्थान की प्रथम जो आधुनिक काव्य कीर्ति है वो बादली को माना जाता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखें। चंद्र सिंह बिरकाली जी ये हनुमानगढ़ से थे, नौहर से, लेकिन अब निधन हो चुका है। कनीलाल सेठिया वही है जो पीथल और पाथल जो रचना है वो करेंगे। आगे चलते हैं। डिंगल और पिंगल साहित्य शैली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य को आप लोगों को पहचानना है। असत्य को आप लोगों को पहचानना, जरा देखिए। डिंगल पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी की साहित्यिक शैली है, बिल्कुल सही है। पिंगल शैली का विकास पूर्वी राजस्थान में ब्रज भाषा के प्रभाव में हुआ है। पृथ्वीराज रासो की रचना पूर्ण रूप से केवल डिंगल शैली में है। डिंगल शैली में चारण कवियों का बाहुल्य रहा है, ये गलत रहेगा। क्यों रहेगा जरा सुनिए आप लोग। हाँ बिल्कुल सी गलत रहेगा। ठीक है, डिंगल है वो पश्चिमी राजस्थान, यानी जो चारण जाति है, चारण जाति का जो प्रभाव रहा है, चारण जाति ने जो लेखन किया है विशेषकर गद्य में, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? डिंगल कहते हैं। और पिंगल ये कह सकते हैं आप लोग कि जो पश्चिमी राजस्थान की साहित्य की शैली है, कौन सी बेटा? पश्चिमी राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान की साहित्य की शैली है ये वाली, तो ये तो डिंगल हो गई। और पूर्वी राजस्थान की साहित्य की शैली है पिंगल है। तो पिंगल पे तो ब्रज भाषा का प्रभाव है, और इधर देखेंगे मारवाड़ी पे तो मारवाड़ी पर डिंगल का प्रभाव है। इसके बाद पृथ्वीराज रासो की रचना है, पूर्ण रूप से नहीं। देखो पृथ्वीराज रासो है ये अधूरा था, इसे प्रारंभ में चंद्रवरदाई ने लिखा है। किसने लिखा है? चंद्रवरदाई ने। चंद्रवरदाई के द्वारा लिखा गया, लेकिन इसे जब पूर्ण किया गया तो पूर्ण इनके दत्तक पुत्र थे जल्लड़। तो यहाँ तक जो चंद्रवरदाई ने लिखा वो तो पिंगल में लिखा था, और इसे जो पूर्ण किया है जल्लड़ ने वो डिंगल में लिखा था। इसके मतलब ये पूर्णतः आप लोगों का ऑप्शन है आप लोगों का, ये बिल्कुल आप लोगों के गलत हो गया। ठीक है, तो आप लोगों का आंसर क्या बनेगा? सी। बातें कम से कम करनी है बेटा, अपन लोगों को अपना मिशन पूरा करना है ना? तो बातें कम से कम करना है। और ये बुक आप लोगों के 1 अप्रैल को मार्केट में उपलब्ध हो जाएगी। आप बिल्कुल ये बुक 1 अप्रैल को आप लोग ले सकते हैं। 1 अप्रैल को तैयार हो जाएगी आपकी कंप्लीट राजस्थान सामान्य ज्ञान की और सेकंड ग्रेड की भी आप लोगों के। तो 1 या 2 अप्रैल से बाजार में उपलब्ध हो जाएगी। यही क्वेश्चन है, सेम उसी किताब के क्वेश्चन है, व्याख्या सहित है। हर क्वेश्चन की, हर 4 ऑप्शनों की व्याख्या दे रखी है, तो आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी सर पीडीएफ कहां से ढूंढे, क्या ढूंढे, तो आपको समस्या नहीं आएगी। आगे चलते, तो बातें कम से कम करनी है अपन लोगों को, ज्यादा मकसद है अपन ज्यादा सिलेबस को अपना कवर करना। तो वेली कृष्ण रुक्मणीरी ग्रंथ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसकी रचना पृथ्वीराज राठौड़ ने गागरोन दुर्ग में की थी, बिल्कुल की थी। और ध्यान रखें आप लोग, समय भी याद रखना आप लोग, 1580 में की थी। दुर्सा आड़ा ने इसे 5वां वेद 1900 पुराण कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि इसमें धार्मिक जानकारी मिलती है। धार्मिक जानकारी मतलब भगवान
श्री कृष्ण और रुक्मणी का जो विवाह है वो विवाह की इसमें जानकारी मिलती है। ये ग्रंथ पूर्वी मारवाड़ी यानी ढूंढाड़ी भाषा में लिखा गया। क्या ऑप्शन आप लोग देंगे? बेली, कृष्ण, रुक्मणीरी, वचनी का ग्रंथ के बारे में आप लोगों से सवाल पूछा गया है। आराम से आप लोग आंसर आने दीजिए। क्या आंसर देंगे आप लोग, बताइए। ऑप्शन आप लोगों के बिल्कुल ए आ रहा है सबका, बिल्कुल ए आंसर आपका सही बनेगा। क्यों? क्योंकि मारवाड़ी में नहीं है बेटा। ये जो पृथ्वीराज राठौड़ है ये बीकानेर के रहने वाले थे और बीकानेर में ये मारवाड़ पड़ता है, ध्यान रखना। तो ढूंढाड़ी में नहीं आएगा, आप लोगों के आंसर बनेगा मारवाड़ी में। तो आप लोगों के यहाँ 1 और 2 बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन बिल्कुल 3 नंबर गलत है, क्योंकि ये ढूंढाड़ी है। वो ढूंढाड़ी किस में है, ध्यान रखें, ढूंढाड़ी में नहीं है, मारवाड़ी में। भाषा गलत है। और ये भी ध्यान रखना, इसमें जो रस है वो श्रृंगार रस है, क्योंकि भगवान कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह की जानकारी कह रहा है, तो बिल्कुल रस कौन सा आएगा? श्रृंगार रस आएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, कथन ए, संत दादू दयाल और उनके शिष्यों की रचनाएं अधिकतर ढूंढाड़ी भाषा में है। ढूंढाड़ी बोली का क्षेत्र जयपुर, दौसा, टोंक के आसपास का भाग है, जहां दादू का प्रभाव रहा था। देखो, दादू दयाल ने और इनके बहुत सारे शिष्य, जैसे दादू दयाल ने दादू वाणी लिखी। दादू वाणी के बाद में इनके द्वारा कायावेली भी लिखी गई। कौन सी लिखी गई? कायावेली। तो दादू वाणी और कायावेली, या इनके जो शिष्य हैं उन्होंने जो अपने उपदेश दिए वो किस में दिए हैं बेटा? ढूंढाड़ी में दिए। तो अपने उपदेश ढूंढाड़ी में दिए, इसका मतलब कि यहाँ पे दादू दयाल उनके शिष्यों की रचनाएं ढूंढाड़ी भाषा में है। और ढूंढाड़ी भाषा कहाँ बोली जाती है? जहाँ दादू पंथ का जो प्रभाव रहा है, जयपुर, दौसा, टोंक के आसपास, तो वहाँ ये ढूंढाड़ी बोली जाती है। तो यही कारण है कि इनकी जो रचनाएं हैं वो ढूंढाड़ी में है। तो कथन भी सही है और कारण भी सही है कि भाई ढूंढाड़ क्षेत्र ढूंढाड़ी बोली जाएगी। यहां से सीधा सवाल पूछ सकता है कि आप लोगों के दादू दयाल वे उनके शिष्य हैं, उनकी जो बोली है वो बोली रचना है वो किस बोली में है? तो वो सीधा भी डायरेक्ट पूछ सकता है आप लोगों से, ढूंढाड़ी में आएगा। चले आगे चलते हैं। निम्नलिखित अकादमियों और उनके स्थापना वर्ष, मुख्यालयों का गलत युग्म आपको पहचानना है। कि एक तो अकादमी का नाम दे रखा है, फिर यहाँ पे कहाँ है वो और उसका कोष्टक में सन लिख रखा है, उसमें से आप लोगों को पहचान लेना है कि एक गलत है, बाकी तीनों के तीनों सही हैं। अच्छा, वो आंसर आप पहुंच गए सी में, बिल्कुल सी आंसर सही आ रहा है आप लोगों का। राजस्थानी भाषा भाई, एक बार क्लास को लाइक कर दें, क्लास को शेयर कर दें। अगर इस प्रकार की आप लोगों को मैराथन लेनी है तो बहुत एनर्जी चाहिए टीचर को, तो ये एनर्जी आप लोग देंगे। इसलिए अधिक से अधिक प्रत्येक विद्यार्थी 2, 4, 5 विद्यार्थियों को जरूर शेयर करें, ताकि आप लोगों को इतिहास की, भारत के संविधान की, सबकी आप लोगों को मैराथन शनिवार रविवार हमारा मैराथन में निकले, है ना। शनिवार रविवार हमारा मैराथन में निकले। एक बार सब बच्चे हैं क्लास को जरूर शेयर करेंगे आप लोग। राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी बीकानेर में है। राजस्थानी विद्या प्राच्य प्रतिष्ठान जोधपुर में है। रूपायन संस्थान जयपुर में। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि रूपायन संस्थान कहाँ है ये ध्यान रखें आप लोग, ये जोधपुर में है, बोरुंदा में है। और इसमें भी एक बात जरूर ध्यान रखेंगे आप लोग, जैसे राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी की बात कर रहा है, यहाँ केवल यदि आप लोगों से राजस्थानी साहित्य की बात करें, केवल दे दे राजस्थानी साहित्य अकादमी, तो राजस्थानी साहित्य अकादमी आप लोगों को देगा। तो ध्यान रखना, राजस्थानी साहित्य अकादमी ये उदयपुर में, गलती मत करना, है ना। राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति तो बीकानेर में, लेकिन केवल आप लोगों से क्या पूछेगा? राजस्थानी साहित्य अकादमी। तो राजस्थानी साहित्य अकादमी कहाँ बनेगी? उदयपुर में, है ना। ये थोड़ी सी आप लोग चेंजिंग ध्यान रखना कि ये आप लोगों को यहाँ चकमा दे सकता है। ओके बेटा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, मेवाड़ के किस कवि ने चेतावनी चूंटिया 13 सोरठे लिखकर महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोका था? महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोका था। क्वेश्चन साधारण है, आप आंसर दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जरा देखिए, मेवाड़ के किस कवि ने चेतावनी चूंटिया, पहले आपको बता दूं ये 13 सोरठे थे और 13 सोरठे में से एक सोरठा आपके सामने रखूंगा तो आपको मालूम हो जाएगा कि यहाँ पे फतेह सिंह को उनका पूर्वजों का यशोगान बताया गया था, उनका जो खोया हुआ स्वाभिमान है उस स्वाभिमान को जगाया गया था, है ना। ये ध्यान रखें आप लोग, खोए हुए स्वाभिमान को जगाया गया था। जरा देखेंगे आप लोग यहाँ पे, पग पग भमा पहाड़, पहला सोरठा लिख रहा हूं मैं, पग पग भमा पहाड़ धरा छोड़ राख्यो धर्म, धरा छोड़ राख्यो धर्म, धरा छोड़ राख्यो धर्म, पग पग भमा पहाड़ धरा छोड़ राख्यो धर्म, महाराणारा मेवाड़ हृदय वासियोर हिंद, महाराणारा मेवाड़ हृदय वासियोर हिंद, हृदय वासियोर हिंद, ये पहला सोरठा है। इसका मतलब हो गया
कि मेवाड़ के महाराणाओं ने पूरा जीवन है वो अपने पहाड़ों में बिता दिया था घर छोड़ के। महाराणा रा मेवाड़ हृदय वासियों रे हिंद, इसीलिए हिंदुस्तान के वासियों के हृदय में मेवाड़ के महाराणा विराजमान है। ए फतेह सिंह, तू कहां जा रहा है दिल्ली दरबार में शामिल होने के लिए? केसर सिंह बारेट का है और इन्हें समझकर वो सुनकर वो स्वाभिमान जाग उठा और वो उपस्थित नहीं हुआ। इसी प्रकार से अंतिम जो आप लोगों के पास ये धोवा है, अंतिम धोवा, अंतिम सोरठा, वो भी बता दूं मैं आप लोगों को बोल के। मान मोद सिसोद राजनीति बल राखियो, गवर्नमेंट्री गोद फल मीठा मीठा फत्ता। कि मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह अगर राजनीति में मान सम्मान रखना है तो बलपूर्वक रखिए, गवर्नमेंट की गोद में जाने से फल मीठा मिलने वाला नहीं है। राजस्थानी साहित्य की विद्या वचनिका का सही अर्थ क्या है? आंसर आने दीजिए आप लोग। वचनिका का सही अर्थ क्या है? वचनिका का सही अर्थ आप लोगों को बताना है क्या है इसमें। राजस्थानी साहित्य का वचनिका अलग अलग है। आपने बेली कृष्ण रुक्मिणी वचनिका है ना, आप लोग अचलदास खींचीरी वचनिका जो कि राजस्थान की पहली वचनिका है। तो तुकांत गद्य और पद्य रचना जिसमें अंत्यनुप्रास मिलता हो उसे हम लोग वचनिका कहते हैं। और राजस्थान की जो पहली वचनिका है, क्या कहा मैंने? पहले बेटा सबके कमेंट पढ़ रहे हैं लेकिन हमें कमेंट कम से कम लेने हैं। हमें ये मैराथन क्लास है, लंबी चलेगी, और अगर कमेंटों में विद्यार्थी का समय खराब कर दिया गया है तो फिर इस क्लास का कोई महत्व नहीं रह जाता है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, कमेंट आपके कम से कम लिए जाएंगे और आप लोग जो लगेगा कि इस पर मुझे चर्चा करनी चाहिए वो चर्चा करेंगे। अगर आप चारों बीच में हमें व्यक्तिगत जानकारी उपलब्ध करवा दे तो व्यक्तिगत जानकारी देने के लिए नहीं आया हूं मैं। यहाँ आप लोगों को मैराथन है, मैराथन ही रहेगी और इसमें लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। अधिक से अधिक क्वेश्चन हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ये ध्यान रखें आप लोग। बोली और उसके प्रचलन क्षेत्र का कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? बोली और उसकी, यानी एक तरफ बोली का नाम दे रखा है और दूसरी तरफ है आप लोगों के वहां पे क्षेत्र दे रखा है। इस बात को ध्यान रखें आप लोग। हाँ बेटा, अचलदास खींचीरी वचनिका है, वो अचलदास खींचीरी वचनिका राजस्थान की पहली वचनिका है। अगर प्रसिद्ध वचनिका की बात करेगा तो प्रसिद्ध वचनिका हमारे पास में वो बेली कृष्ण रुक्मिणी वचनिका है। बोली और उसके प्रचलन क्षेत्र को कौन सी युगम सम्मिलित नहीं है? बोली और उसके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में कौन से युगम आप लोगों को सम्मिलित नहीं है? देवड़ावाटी सिरोही में, तोरावाटी झुंझुनू क्षेत्र में, गोडवाड़ी हनुमानगढ़ में, डटकी। देखो गोडवाड़ी का इलाका है, आप लोगों को मालूम होगा कि जो हमारे पास लूणी वेसिन है ना, पाली बालोतरा बाड़मेर साइड में, तो लूणी वेसिन का क्षेत्र हम लोग क्या कहते हैं? गोडवाड़ा कहते हैं। तो गोडवाड़ा प्रदेश है, ये हमारा लूनी वेसिन क्षेत्र में आएगा। इसका मतलब हमारे पास में सी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि गोडवाड़ी बोली है वो आप लोगों के लूनी नदी के बहाव क्षेत्र में जालोर पाली वाला इलाका है, वहां बोली जाएगी। निम्नलिखित में से किसे राजस्थानी भाषा मरु गुजरी का प्राचीनतम जैन ग्रंथ माना जाता है? बताइए। राजस्थानी भाषा मरु गुजरी का सबसे प्राचीनतम जो जैन ग्रंथ है वो किसे माना जाता है? भरतेश्वर बाहुबली रास, भरतेश्वर बाहुबली घोर, हंसावली, क्या आंसर देंगे? देखो ये बेटा रास है, और रास मतलब रस ठंडा होता है। तो यहां पे मैंने नाम दिया शाली भद्र सूरी, शाली भद्र सूरी, तो हमने नाम दे दिया शाली भद्र सूरी, और घोर का नाम दे दिया वज्रसेन सूरी। तो पहले तो ध्यान रखें ये एक रचना नहीं है, दोनों की दोनों रचनाएं हैं वो अलग अलग है ना, वो अलग है, ये अलग है। और इसकी रचना 1168 ईस्वी में हुई है। तो हमें राजस्थानी साहित्य की पहली रचना देखने को मिलती है वो भरतेश्वर बाहुबली घोर, आपका आंसर बनेगा बी। और ये ध्यान रखें आप लोग कि ये जो भरतेश्वर बाहुबली घोर है बेटा, ये भरतेश्वर बाहुबली घोर है, ये वेरी इंपॉर्टेंट अच्छा प्रश्न बनेगा। वज्रसेन सूरी की है और 12वीं शताब्दी की है। ये राजस्थानी की दूसरी रचना है, इसलिए राजस्थानी की शुरुआत कई बार पूछ लेता है एग्जामिनर, तो आप कह देना 12वीं शताब्दी में। कि राजस्थानी बोली की शुरुआत कहां से हुई है, तो आप कह देंगे गुरुदेव 12वीं शताब्दी से ये बोली की शुरुआत हुई है। ठीक है, आंसर क्या बनेगा आप लोगों के? हाँ ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, सेकंड तो आपके रास हो गई और भरतेश्वर बाहुबली घोर है, वो आपके ध्यान रखे कि आप लोगों को प्रथम है। आगे देखिए, राजस्थानी साहित्य की विविध विधाएं के संदर्भ में निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है इसलिए मैंने क्वेश्चन की साइज आप लोगों के सामने छोटी करके पेश किया। आंसर आने दीजिए आप लोग क्या देंगे। देखो बात किसे कहते हैं आपको मालूम है? गांवों में आज भी कहते हैं कहानी कह दो, हमारे इलाके में कहते हैं बात कह दो। तो दादाजी बात सुनाते हैं, कहानी सुनाते हैं, और सुनने वाला क्या भरता है? हुंकारा भरता है। तो ए में आप लोगों को क्या हो गया? 2 हो गया। बी में आपके मरास्य,
तो मरास्य किसी व्यक्ति के मृत्यु के पश्चात शोक व्यक्त करने वाला काव्य, हमने कहा जगत सिंह का मरास्य मेवाड़ में प्रसिद्ध है। इसके बाद प्रकाश, प्रकाश का मतलब होता है किसी वंश या व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों पर प्रकाश डालना, है ना। और हमारे पास दवा वेद, उर्दू फारसी शब्दावली युक्त तुकांत जो गद्य पद्य रचना है उसे हम लोग क्या कहते हैं, दवा वेद कहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के यहां से कौन सी किसे क्या कहते हैं ये क्वेश्चन आपके था। अगला प्रश्न, मारवाड़ रा परगना रा विगत ग्रंथ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आप लोगों को विचार करना है। जरा सुनिए, मारवाड़ रा परगनारी विगत ग्रंथ के संबंध में निम्नलिखित में से इसके रचयिता मुंशी देवी प्रसाद है। मारवाड़ परगनारा अविगत, इसे राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। इसमें मारवाड़ के तत्कालीन परगनों की आबादी, भूमि और राजस्व का सांख्यिकी विस्तार है। आंसर आने दीजिए। मुंशी देवी प्रसाद नहीं बेटा, आपको मालूम मारवाड़ परगना अवगत किसके द्वारा लिखा गया, ये मूढ़ोत नैन सिंह के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया, मूढ़ोत नैन सिंह के द्वारा। मूढ़ोत नैन सिंह जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे और मूढ़ोत नैन सिंह को इस मुंशी देवी प्रसाद ने एक नाम दिया, राजस्थान का अबुल फजल। क्या नाम दिया बेटा, राजस्थान का अबुल फजल। तो राजस्थान का जो अबुल फजल, राजस्थान का जो अबुल फजल नाम दिया है वो किसके द्वारा दिया गया है, मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा। तो ये गलत हो जाएगा, आंसर आपका 2 और 3 बनेगा। मूढ़ोत नैनसिरी ख्यात और मारवाड़ परगना विगत दोनों रचनाएं ये मूढ़ोत नैनसी की हैं। मुंशी देवी प्रसाद ने तो मूढ़ोत नैनसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा है। ठीक है, आपके 2 और 3 बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, डॉक्टर एलपी टेसीटोरी के संदर्भ में असत्य कथन आपको छांटना है। डॉक्टर एलपी टेसीटोरी के संबंध में गलत कथन आपको छांटना है। इनका जन्म इटली के उदिना गांव में हुआ और कर्मस्थली बीकानेर रही, यानी इनका बिल्कुल सही कह रहा है कि जन्म इनका 1887 में हुआ, इटली के उदिन गांव में हुआ। इन्होंने राजस्थानी भाषा को 2 भागों में बांटा, पूर्वी राजस्थानी और पश्चिमी राजस्थानी। इन्होंने बेली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ को प्रकाश में लाने का कार्य किया। इन्होंने चारण साहित्य के सर्वेक्षण का कार्य महाराजा गंगा सिंह के संरक्षण में किया। तो आप लोगों का आंसर सी आ रहा है, बिल्कुल सी रॉन्ग है बेटा। क्यों है, क्योंकि बेली कृष्ण रुक्मणी जो वचनिका है ना, ये वचनिका तो किसकी है, ये वचनिका तो पृथ्वीराज राठौड़ की है ना बेटा, पृथ्वीराज राठौड़ की है। और लिखी कब गई थी, 1580 में लिखी गई। भगवान कृष्ण और रुक्मणी के विवाह की बात है तो श्रृंगार पूछे तो आप कह देंगे श्रृंगार रस है। रस कौन सा है, श्रृंगार रस। ये वही एलपी टेसीटोरी है बेटा जिन्होंने, आपको मालूम है कालीबंगा सभ्यता है ना अपनी कालीबंगा, तो ये कालीबंगा सभ्यता की इन्होंने अनुमान लगाया था, यानी इन्होंने कहा कि यहाँ कोई पुरातात्विक स्थल हो सकता है, लेकिन सरकार ने उस समय ध्यान नहीं दिया। ये वही एलपी टेसीटोरी हैं जो पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हीरोस कहते हैं। क्या कहते हैं, डिंगल का हीरोस कहते हैं, वही है ये। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ढूंढाड़ी बोली की उपबोलियां के समूह में कौन सा शामिल नहीं है। सवाल सुनिए, ढूंढाड़ी बोली के उपबोली, यानी ढूंढाड़ी बोली तो हमारे जयपुर के आसपास, जयपुर, दौसा, टोक यहां बोलते हैं। अब ये कह रहा है इनकी कुछ उपबोलियां हैं और उपबोलियों में शामिल नहीं है तोरावाटी और राजावाटी, ये तो है। 84 नागरचोल ये भी है, कठेड़ी और किशनगढ़ी ये भी है, लेकिन गोडवाड़ी और देवड़ावाटी ये नहीं है बेटा। गोडवाड़ी और देवड़ावाटी की बात करेंगे तो गोडवाड़ी और देवड़ावाटी बेटा ये जो है ना, गोडवाड़ी और देवड़ावाटी वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात को ध्यान रखना आप लोग कि ये मारवाड़ी की है। किसकी है, मारवाड़ी की। ये मारवाड़ी की उपबोलियां है। देव तो सिरोही में निवास करते हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, तो सिरोही इलाके में, और ये बोली जाएगी आप लोगों के लूणी क्षेत्र में, लूणी बेसिन में ये बोली जाएगी। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। आगे आपके पास ये रहा, सूची फर्स्ट साहित्यकार और को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है आप लोगों को। करिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, लगे रहिए बेटा, लगे रहिए। आप लोग तैयारी किस किस की कर रहे हैं, एक बार आप कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग आंसर डालें कि तैयारी किस किस की कर रहे हैं आप लोग, ताकि मुझे मालूम रहे। आप लोग बात कर रहे हैं मणि मधुकर, देखो मणि मधुकर है, उनका पग फेरे हैं। कन्हैयालाल सेठिया है, उनकी बहुत सी रचना है, उनमें एक शब्द है ना, ये ध्यान रखें आप लोग। चंद्रप्रकाश देवल की पागी है और बोले सरनाटो, ये ध्यान रखें, हरीश बादानी की है। कन्हैयालाल सेठिया की एक रचना पीथल और पाथल को तो आप जानते होंगे। पीथल जिसकी पृथ्वीराज राठौड़ है, उनके लिए पाथल महाराणा प्रताप के लिए बहुत सी रचनाएं। अगर आप सुनने की ताकत रखते हैं तो 28 रचनाएं मैं आप लोगों को बिना एक तोड़ में, एक सांस के तोड़ में आपको 28 रचनाएं बोल देता हूं आपके सामने। अगर आप रुचि रखते हैं तो बेटा एक बार मैसेज सब करें कि आप किस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। मैं एक बार बोल रहा हूं आप लोगों के, हाँ,
आंसर ये बनेगा, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपकी अनुमति हो तो मैं एक सांस के तोड़ में आप लोगों को कंप्लीट की कंप्लीट कन्हैयालाल सेठिया जी की 28 रचनाएं हैं वो आपके समक्ष में रख रहा हूं। गुड, बहुत बढ़िया। रख दूं क्या? आप सब सहमत हैं? गाऊं गीत? गीत गाने का मेरा मन करता है लेकिन अपने आप को मैं रोक लेता हूं। हाँ बेटा बिल्कुल, लेकिन अपने आप को मैं रोक लेता हूं। जरा सुनिए, चलिए गाएं। गांव का नाम लील टांस था, जमीन का नाम धरती दोरारी था। हमने पूछा जमीन रा धनी कौन है? आवाज आई ऊंचा घर से, आवाज आई मंजला घर से। रमणियारा शब्द बोला, धीट अधोरी काल की बातें कैसे कर रहा है? पीथल और पाथल आने वाले हैं, खुली खिड़कियां और चौड़े रास्ते से। आज हिमालय बोल रहा है, मेरे युग के मरम को समझो, अनाम को प्रणाम करके स्वागत करो। श्रेष्ठ के वन फूल ने माय डारा हेला देकर कहा, आकाश गंगा में दीप किरण का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। ये पूरी की पूरी रचनाएं मैंने आपके सामने 28 रचनाएं कन्हैयालाल सेठिया की रखी हैं। एक बार फिर दोबारा रख देता हूं, 28 रचनाएं बोलिए, मैंने काउंट कर लेना उंगलियों में। गांव का नाम लील टांस था, जमीन का नाम धरती दोरारी था। हमने पूछा जमीन रा धनी कौन है? तो आवाज आई ऊंचा घर से, आवाज आई मंजला घर से। रमणियारा शब्द बोला, धीट अधोरी काल की बातें कैसे कर रहा है? पीथल और पाथल आने वाले हैं। कक्को कोडरो हेमाणी ने सतवाणी से कहा, खुली खिड़कियां और चौड़ा रास्ते से। आज हिमालय बोल रहा है, मेरे युग के मरम को समझो, अनाम को प्रणाम करके स्वागत करो। श्रेष्ठ के वन फूल ने मायडारा हेला देकर कहा, आकाश गंगा में दीप किरण का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। ये पूरी की पूरी 28 रचनाएं मैंने आपके सामने रखी है। आज हमारा वक्त बड़ा है तो इसलिए आज हम लोग दाएं बाएं नहीं घूमेंगे, ठीक रहेगा? तो आज हमारा बड़ा लक्ष्य हम प्राप्त कर रहे हैं, है ना। कम से कम आप लोगों को 20 से 25 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए तैयार करके दे रहा हूं। तो आज हम लोग दाएं बाएं कम से कम जाएंगे। 20 से 25 क्वेश्चन यानी आपके कला संस्कृति के जितने भी आपके क्वेश्चन आएंगे परीक्षा में वो कंप्लीट आप लोग यहां से पूरा कर पाएंगे। चलिए, तो आज दाएं बाएं हमें कम से कम घूमना है ना, दाया बाया हमें कम से कम घूमना है। एक बार भाई लाइक और शेयर करते रहे बीच बीच में ताकि हौसला अफजाई हो जाए, है ना। आगे चले। और ये क्वेश्चन है बेटा, इनके लिए ढूंढना नहीं है आप लोगों की। 1 अप्रैल को किताब आ रही है आपकी, 1 अप्रैल 1 से 2 अप्रैल के बीच में किताबें आ जाएंगे आप लोगों के 3 दिन बाद 4 दिन बाद में। तो आप किताबें कहीं से भी ले सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपकी किताब के रूप में आपके पास उपलब्ध होंगे और व्याख्या के रूप में उपलब्ध होंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है व्याख्या भी आपको साथ में रहेगी, तो आप घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आगे बढ़े हम, कंटिन्यू। चलिए, कथन है, सूर्यमल मिश्रण को रसावतार और आधुनिक राजस्थानी काव्य का प्रवर्तक माना जाता है और आधुनिक काव्य का प्रवर्तक माना जाता है। उन्होंने 1857 की क्रांति के दौर में वीर सतसही लिखकर जनता और शासकों में राष्ट्र प्रेम और वीरता का संचार किया है। बात तो सही है। और ये वही सूर्यमल मिश्रण है जो 1857 की जो क्रांति हुई तो बूंदी के एक राजा थे, उनका नाम था राम सिंह हाड़ा। राम सिंह नाम के 3 राजा थे बेटा क्रांति के समय। एक तो आप लोग कहेंगे राम सिंह द्वितीय जो कि कोटा का राजा था जिसे बंदी बनाया गया था। एक सवाई राम सिंह था जो कि जयपुर का था और एक राम सिंह हाड़ा। तो सूर्यमल मिश्रण जो कवि थे वो बूंदी के राजा के कवि थे। आगे आने दीजिए। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को राजस्थानी साहित्य का प्रथम रास माना जाता है? निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को राजस्थानी भाषा का प्रथम रास माना जाता है? आंसर आने दीजिए, किसे कहेंगे आप लोग? देखो यहां पे ये रचना 1168 में लिखी गई थी, बता दूं आपको, और ये रचना 1184 में लिखी गई। ये 1168, ये 1184। तो इसका मतलब सबसे पहले तो ये रचना लिखी गई। ये हमारे राजस्थानी साहित्य की प्रथम रचना है और ये राजस्थानी साहित्य की दूसरी रचना है। और दोनों की दोनों रचनाएं 12वीं शताब्दी की है, इसीलिए कह सकते हैं कि राजस्थानी की जो शुरुआत हुई वो कहां से हुई? 12वीं शताब्दी से। लेकिन यहां पे आपसे क्या पूछा है? रास पूछा है। तो रास पूछा है तो आपकी यह आएगा रास, और ध्यान रखना ये इसके रचनाकार शालीभद्र सूर्य आएंगे। अगर रास नहीं लिखेगा तो फिर आप लोगों के ये ध्यान रखें भरतेश्वर बाहुबली घोर है, ये रचना आएगी। और ये रचना किसकी आएगी? वज्रसेन सूर्य की। लेकिन यहां क्या पूछा है? प्रथम ना पूछ के रास पूछा है, इसलिए भरतेश्वर बाहुबली रास देंगे। और वैसे राजस्थानी भाषा की प्रथम रचना पूछता तो भरतेश्वर बाहुबली घोर हम लोग लिखते। आगे चलते हैं।
राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी बीकानेर द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका का नाम आप लोगों को बताना है कि प्रकाशित मासिक पत्रिका कौन सी है। राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी बीकानेर, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि एक सीधी सीधी आप लोगों से राजस्थानी साहित्य अकादमी की बात करें। किसकी बात करें? राजस्थानी साहित्य अकादमी। तो राजस्थानी साहित्य अकादमी की यदि आप लोगों से बात करेगा तो ध्यान रखना, ये राजस्थानी साहित्य अकादमी ये बेटा उदयपुर में जाएगी। कहाँ जाएगी? ये उदयपुर में जाएगी, ध्यान रखना। और ये बड़ा सा नाम आए राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी, ये बीकानेर में, इसकी पत्रिका का नाम जागती ज्योत है। उसको हाँ बिल्कुल बी राइट आंसर है बेटा, आप लोगों बिल्कुल बी राइट आंसर है। लेकिन वो ध्यान रखना, आपसे सीधा राजस्थानी साहित्य अकादमी की बात करेगा तो फिर आप लोगों के वो उदयपुर में जाएगी। आ जाइए, सुमेलित कीजिए। एक तरफ देखेंगे आप लोग यहाँ पे कि व्यक्ति का नाम दे रखा है और एक तरफ उपाधि दे रखी है, उपनाम दे रखा है और कह रहा है सुमेलित कीजिए, है ना। जरा देखिए, मुंशी देवी प्रसाद ये रहने वाले जयपुर के थे और जोधपुर राज्य का कानून लिखने के लिए चले गए थे और इन्होंने कानून पे बहुत सारी किताबें लिखी, तो इन्हें कानून की माता या हम लोग इन्हें कानूनी कहते हैं। पृथ्वीराज राठौड़ है, इसे डिंगल का हीरोज कहा है और डिंगल का हीरोज किसके द्वारा कहा गया है? एलपी टेसीटोरी, इटली का रहने वाला था। एक्चुअल में ये जो आप लोगों का हीरोज का मतलब है, ये एक इटली का राजकुमार था। वो इटली के राजकुमार से इस राजकुमार की तुलना की गई है। इटली के राजकुमार से इस राजकुमार क्या की गई बेटा? तुलना की गई है। मुनोत नैन्सी, इसे राजस्थान का अबुल फजल कहा है और राजस्थान का अबुल फजल कहने वाला कौन है? मुंशी देवी प्रसाद, यानी मुंशी देवी प्रसाद ने नाम दिया है। सीताराम लालस है, जिसे राजस्थानी जुबान का भाषा का मिसाल कहा है, तो 1 2 3 4 बनेगा। और ये किसने कहा है? ध्यान रखें आप लोग, एक इनसाइक्लोपीडिया पत्रिका है। इनसाइक्लोपीडिया एक पत्रिका है, इनसाइक्लोपीडिया पत्रिका नाम दिया है। तो आप लोगों के चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शनों के 4 साहित्यकारों के नाम क्या नाम है और उनको देने वाले उपनाम। हूं गोरी किण प्यूरी चांदा सेठानी उपन्यासों के लेखक कौन है? आंसर आने दीजिए आप लोग। ये कई बार परीक्षा में पूछा है, पिछली परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो आप लोगों के यहाँ पे सीधा हमें बताना है कि हूं गोरी कुण प्यूरी चांदा सेठानी उपन्यास के लेखक कौन है। देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन आने देता है। हाँ बिल्कुल, यादविंदर जी आ गया है, बिल्कुल भाई सम्मी भाई, बिल्कुल बिल्कुल मीणा जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा। आप लोगों के यादविंदर शर्मा चंद्र, ये ध्यान रखें आप लोग, ये आप लोगों के रचना बनेगी, ठीक है। और बिजनाथ देथा की बातारी फुलवारी कई बार पूछता है। तोरावाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रमुखता से बोली जाती है? आपको पता है कि तोरावाटी आराम से पहचान जाएंगे। तोरावाटी जो हमारे पास में कांतली नदी है और कांतली नदी का जो बहवाव क्षेत्र है उसे हम लोग तोरावाटी कहते हैं ना। तो तोरावाटी बोली कांतली नदी का बहवाव क्षेत्र है। लेकिन इस बात को ध्यान रखना, ये जो हमारे पास इधर ढूंढाड़ी बोली बोलते हैं ना, ये शेखावाटी की उपबोली नहीं है, ढूंढाड़ी बोली। और ढूंढाड़ी बोली जयपुर के आसपास बोलेंगे। तो फिर आप लोगों का ऊपर है, यहाँ आपका झुंझुनू वाला इलाका आएगा, यहाँ सीकर वाला इलाका आएगा। तो झुंझुनू सीकर के इलाके में तोरावाटी बोला जाएगा। अब ये तोरावाटी उपबोली किसकी है? तो शेखावाटी मत कर देना, शेखावाटी तो अपने आप में ही मारवाड़ी की उपबोली है। तो तोरावाटी उपबोली पूछेगा तो आप लोग किसकी कह देंगे? ढूंढाड़ी कह देंगे। तोरावाटी उपबोली पूछेगा किसे कह देंगे बेटा? ढूंढाड़ी कह देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, संत साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित है उसको सुमेलित करना है। संत साहित्य यानी जो संतों ने रचनाएं लिखी हैं उसे हम लोगों ने क्या कहा है? संत साहित्य कहा है ना। क्या कहा है? संत साहित्य कहा है, हम लोगों ने संत साहित्य कहा है। तो यहां पे ईश्वरदास ने हरिरस लिखा था। मीराबाई को तो आप जानते होंगे सत्यभामाजी रूसनो लिखा था। सायाजी झूला के द्वारा नाग दामन लिखा गया और नर हरिदास के द्वारा अवतार चरित्र लिखा गया। अवतार चरित्र लिखा गया। तो आप लोगों को यहां ऑप्शन ए बनेगा, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे, है ना। चले अपन लोग, हाँ अगला क्वेश्चन, आंसर आने दीजिए बेटा फटाफट। गुड, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युगम ग्रंथ लेखक के आधार पर गलत है? आप लोगों को इनमें से एक गलत पहचानना है कि गलत कौन सा है। दीजिए आंसर आप लोग, क्या गलत बनेगा? आंसर आने दीजिए बेटा। चलिए, खुमान रासों में आप लोगों के यहां पे ये आएगा, यहां पे हम लोग कहेंगे दलपत विजय। कौन कहेंगे? दलपत विजय। दलपत विजय के द्वारा लिखी गई। हाँ, नरपति न्यायालय की रचना है बेटा, लेकिन वो रचना कौन सी है? बीसल देव रासो है।
कौन सी है? बीसल देव रासो। तो बीसल देव रासो है, ये रचना किसके द्वारा? ये नरपति नाल्य के द्वारा। खुमान रासो है वो दलपत विजय के द्वारा। राव जयसिरो छंद, आपको मालूम है राव जयसिरो छंद में जो यहाँ पे राव लूणकरण है, कौन है? राव लूणकरण। राव लूणकरण को कलयुग का करण कहा था। क्या कहा था? कलयुग का करण। तो कलयुग का जो करण कहा है वो किसे कहा है? राव लूणकरण को कहा गया है, वो राव जयसिरो छंद में ही कहा गया है ना। तो नरपति नाल्य की बीसल देव रासो आपको याद है कि जो आप लोग विग्रह चतुर्थ पढ़ते हैं, कभी बांधव कहते हैं, तो वहां पे आपको मालूम है कि नरपति नाल्य ने तो विग्रराज चतुर्थ लिखा, बीसल देव रासो लिखा है ना, और सोमदेव ने ललित विग्रराज लिखा, वो है यह। जॉर्ज ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को 5 भागों में बांटा था। निम्न में से कौन सा भाग है उनके वर्गीकरण में मुख्य शीर्षक के रूप में शामिल नहीं था? आंसर आने दीजिए। क्वेश्चन अच्छे हैं और आप लोगों के यहीं से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, यहीं से मिलेंगे, है ना, यहीं से मिलेंगे। आंसर आने दीजिए आप लोग। उत्तरी पश्चिमी राजस्थान नहीं आएगा यहां पे, आप लोगों का आंसर ये बनेगा। जरा सुनिए आप लोग, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की बात करेंगे। ये जो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन यहां आते हैं, यहां आने के बाद 1912 में एक पुस्तक लिखते हैं और उसका नाम है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। क्या नाम है? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। तो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया है, इसमें ये राजस्थानी बोलियों का वर्गीकरण करते हैं और वर्गीकरणों को 5 भागों में विभाजित करते हैं। और इसमें जो भीली बोली नाम दिया है वो भीली बोली बागड़ी को कहा गया है। ठीक है, तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन राजस्थानी भाषा बोलियों का वर्गीकरण लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में करते हैं और 1912 में करते हैं। मुड़िया लिपि के अक्षरों को आविष्कारक किसे कहा जाता है? देखो, हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है, तो राजस्थानी भाषा की भी लिपि है बेटा, और राजस्थानी भाषा की भी लिपि है, तो ध्यान रखना, राजस्थानी भाषा की लिपि को हम लोग कहेंगे बणियावाटी। क्या कहेंगे? बणियावाटी कहेंगे। उसे महाजनी कहेंगे। क्या कहेंगे? महाजनी कहेंगे। बढ़िया महान होता है राजस्थानी में, मोड़ मोड़ कर लिखते हैं, तो ये राजस्थानी की अपनी लिपि है। तो इसे जो अक्षरों का आविष्कारक राजा टोडरमल को कहते हैं। आंसर क्या बनेगा आप लोगों के? टोडरमल बनेगा। और 3 है ये। राजस्थानी भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है बेटा, राजस्थानी भाषा की लिपि अलग है, और राजस्थानी भाषा की लिपि हम किसे कहते हैं? बणियावाटी, महाजनी और मुड़िया लिपि। हम कहेंगे बढ़िया महान होता है राजस्थानी में, मोड़ मोड़ कर लिखते हैं। तो तीनों लिपि एक ही है। अगला प्रश्न, राजस्थानी साहित्य में शिवचंद भरतिया के योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों को पहचानिए। शिवचंद भरतिया का तुम्हें मालूम है बेटा, ये राजस्थान के पहले नाटककार भी हैं। ये 3 नाम पढ़ते हैं। राजस्थान का पहला नाटककार, ये ध्यान रखना, 3 शब्द हैं आपका। पहला ये नाटककार भी हैं, पहला ये नाटककार भी हैं, पहला ये कहानीकार भी हैं, और पहला उपन्यासकार भी हैं। राजस्थान के पहले कहानीकार, राजस्थान के पहले नाटककार और पहले उपन्यासकार भी हैं। तो यहाँ पे कहानी हम तब सुनते हैं तब हम विश्राम करते हैं। नाटक करने वाले केसर खूब खाते हैं, है ना। उपन्यास कनक सुंदर हो गया, और प्रथम राजस्थानी फिल्म कौन सी होगी? नजराना हो गई। तो आप लोगों के ऑप्शन क्या बनेगा? ए में 2, आप लोगों के ए में 2 बनेगा, बी में 3 बनेगा, सी में 1 बनेगा, डी में 4 बनेगा। ये ध्यान रखें, राजस्थान का पहला राजस्थानी उपन्यास कनक सुंदर है। अगर यहां पे थोड़ा चेंज करेगा कि राजस्थान का पहला हिंदी उपन्यास कौन सा है, राजस्थान का पहला हिंदी उपन्यास कौन सा है, तो राजस्थान का पहला हिंदी उपन्यास है वो कौन सा है? अब हिंदी दे दिया ना तो दिक्कत है। यहां पे हिंदी दे दिया तो अब आप लोग कहेंगे अबलाओं का इंसाफ है। इस बात को ध्यान रखना, अबलाओं का इंसाफ, अबलाओं का इंसाफ राजस्थान का पहला हिंदी उपन्यास है, वो अबलाओं का इंसाफ है। और अंबिका दत्त व्यास, कौन बेटा? अंबिका दत्त व्यास, कि अंबिका दत्त व्यास के द्वारा ये लिखा गया है। तो राजस्थान का पहला राजस्थानी उपन्यास तो कनक सुंदर है, लेकिन राजस्थान का पहला हिंदी उपन्यास की बात करेगा आप लोग तो हिंदी उपन्यास की बात करेंगे आप लोग तो हिंदी उपन्यास है। बेटा सभी भर्तियों के लिए, आप किसी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, कला संस्कृति आपके हर सब्जेक्ट में आती है, हर भर्ती में आती है। मैं 0 से लेकर आप लोगों का हाई लेवल तक का एग्जाम है। आप किसी भी भर्ती की, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड तैयारी कर रहे हो, आरपीएससी सेकंड ग्रेड तैयारी कर रहे हो, आरएएस की कर रहे हो, एसआई की कर रहे हो, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर कर रहे हो, एलडीसी कर रहे हो, पटवार वीडियो, किसी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, ये अंतिम पराकाष्ठा है, ध्यान रखें आप लोग। इसके अतिरिक्त आपको कल्चर में कोई क्वेश्चनों की प्रैक्टिस नहीं करनी है। नए पैटर्न को लेकर चल रहा हूं, तो आप ये मत सोचो सर उसके लिए है, सबके लिए है ये क्लास। आगे देखिए, हम्मीर रासो नामक ग्रंथ है, उसके रचयिता कौन है? जोधराज, सारंगधर, जोधराज सारंगधर दोनों,
चंद्रशेखर। तो आप लोगों का आंसर सी बनेगा। इसमें मैं 1 मिनट लेना चाहूंगा कि जो जोधराज के द्वारा हम्मीर रासो लिखा गया, इससे एक सवाल आप लोगों का थोड़ा डीपली पूछ सकता है आप लोगों से। ये हम्मीर रासो है, ये ध्यान रखें, ये आप लोगों के नीमराणा जो राज्य है, नीमराणा राज्य, नीमराणा के राजा हैं, उनका नाम है चंद्रभान। नीमराणा का राजा चंद्रभान है, और ये चंद्रभान के कवि थे। चंद्रभान के कवि थे कौन? जोधराज कवि थे। तो अगर इसकी कभी आपसे भाषा पूछे तो ये भाषा आप लोग इसकी अहिरवाटी कर देना। 2025 में एक बहुत बार पूछा गया था कि शंकर दान का एक ग्रंथ भीम विलास, खूब पूछा था। शंकर दान का ग्रंथ है, उसका नाम है भीम विलास। और अगर भीम विलास की अगर आप लोगों से भाषा पूछी जाए तो ध्यान रखना इसकी भाषा भी कौन सी है? अहिरवाटी। भीम विलास की भाषा कौन सी है? अहिरवाटी। ये भीम विलास पूछ चुका है आप लोगों से, आने वाले वक्त में हम्मीर रासो पूछेगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि हम्मीर रासो के रचनाकार जोधराज नीमराणा राज्य के दरबारी कवि थे, और जोधराज द्वारा जो हम्मीर रासो लिखा गया वो अहिरवाटी में। इस बात को आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, आगे नेक्स्ट, राजस्थान की किस बोली? बेटा मैं सभी भाई बहनों से कह देता हूं कि व्यक्तिगत कमेंट किसी के नहीं लिए जाएंगे। ये क्लास बहुत स्वर्णिमी क्लास है, परीक्षा में अंक देने वाली है, परीक्षा को पास करवाने वाली क्लास है। इसलिए मैं आप लोगों के व्यक्तिगत कमेंट नहीं लूंगा। व्यक्तिगत कमेंट रखें, लास्ट में रखें, टॉपिक से रिलेटेड रखें। मैं ज़्यादा समय बर्बाद नहीं कर सकता। विद्यार्थियों के बड़े विश्वास के साथ राजस्थान क्लासेस पे आते हैं और पूर्ण निष्ठा के साथ मेरे साथ जुड़ते हैं। मैं भी डेडिकेटेड होकर पढ़ाता हूं। तो कोई नया बच्चा आ रहा हो तो माफी चाहते हैं। यहाँ एक अनुशासित और मर्यादित और लयबद्ध अध्ययन चलता है यहाँ पे, और पूरा आप लोग लेके आए तो उतना का उतना आप लोग लेके चलेंगे। तो 1 मिनट बेटा प्लीज, आप लोग सबसे मेरा निवेदन है कि आप एकाग्र होकर पढ़े तो बहुत बेहतर रहेगा। ये क्लास बहुत बेहतरीन क्लास है। जब आप परीक्षा हॉल में जाएंगे तो आपको मालूम होगा सभी क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे आप लोगों को। इसलिए सबसे मेरा निवेदन है एकाग्र होकर पढ़े आप लोग बेटा। चलिए, क्योंकि समय बर्बाद करने का मुझे हक नहीं है। आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने का हक तो मेरा है, लेकिन आपको यहां बुला के झांसा देके फिर आपका समय बर्बाद करना और लास्ट में ऐसा लगना कि यार इसने कुछ नहीं पढ़ाया, वो मेरे अंदर नहीं है, वो मेरे खून में नहीं है, वो मेरे रक्त में नहीं है। आगे चलते हैं। राजस्थान की किस बोली को आपका, अगर मुझे सपोर्ट कर सकते हो तो क्लास को लाइक और शेयर करें, और आप लोग बिल्कुल जितने अधिक लाइव लाएंगे आप लोग उतना ही मेरा हौसला बुलंद होगा। तो आप इसमें सपोर्ट करें, मुझे हौसला देने में सपोर्ट करें। नौकरी तो मैं दे दूंगा, नौकरी की चिंता मत करो। नौकरी तो बस अगर आप डेडिकेटेड होकर पढ़ लिए तो नौकरी तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। लेकिन आप बात है कि राजस्थान क्लासेस पे कितना आप विश्वास कर रहे हो, कितना मुझे साथ दे रहे हो, कितना मेरे साथ कंटिन्यू है, डिपेंड उस पर करेगा। राजस्थान किस बोली को राठी या हरियाणा वाटी, हीरा वाटी के नाम से जाना जाता है, जो मुख्यतः बहरोड और कोटपुतली क्षेत्र में बोली जाती है? मेवाती, अहिरवाटी, मालवी और शेखावाटी। आंसर आने दीजिए, क्या देंगे? देखो, अलवर जिले का हमारा ये भाग है, माना कि उदाहरण तौर पे अब तो हमारा यहाँ अलवर है, विभाजन हो गया है। यहाँ आप लोगों का अलवर रह गया, इधर अलवर रह गया, और अलवर के बाद इधर हमारे पास कोटपुतली बहरोड हो गया, कोटपुतली बहरोड हो गया। एक्चुअल में ये जो राठ क्षेत्र है, ये राठ क्षेत्र हरियाणा का है यहाँ पे, लेकिन यहाँ से एक जाति है, उसका नाम अहिर जाति है, यादव कहते हैं। वो यादव आके यहाँ बस गए और इसे हम लोग अहिरवाल कहते हैं, अहिरवाल क्षेत्र कहते हैं। और अहिरवाल में बोली जाने वाली बोली को हम लोग अहिरवाटी कहते हैं। एक आपने अली बख्शी ख्याल का नाम सुना हो, तो अली बख्शी ख्याल भी आप लोगों का इसी क्षेत्र का है, मुंडावर क्षेत्र का, जिसे हम अलवर का रसकान के नाम से भी उसे जानते हैं। सीताराम लालस के राजस्थानी शब्दकोश के संबंध में असत्य कथन पहचानना है। जरा देखिए, यह विश्व का सबसे बड़ा राजस्थानी शब्दकोश है, जिसमें लगभग 2 लाख शब्द हैं। इस कार्य के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका ने उन्हें राजस्थान जुबान की मसाल कहा है। इसका प्रकाशन राजस्थानी साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा किया गया था। थोड़ा टफ लेवल का क्वेश्चन है, आंसर दीजिए आप लोग, क्या देंगे बेटा, बताइए। इसका प्रकाशन है वो आपके प्रकाशन में गलती है। राजस्थानी शोध संस्थान पड़ता है चौपासनी जोधपुर में। राजस्थानी शोध संस्थान, राजस्थानी शोध संस्थान, शोध संस्थान नाम पूछ सकता है, चौपासनी जोधपुर, है ना बेटा? कौन सा? चौपासनी जोधपुर, चौपासनी जोधपुर, चौपासनी जोधपुर, चौपासनी जोधपुर, चौपासनी जोधपुर, यानी राजस्थानी शोध संस्थान चौपासनी जोधपुर, उसके द्वारा प्रकाशित किया गया था। राजस्थान का अगर पहली बार किसी ने शब्दकोश लिखा है तो सीताराम लालस ने लिखा है। उसमें लगभग 2 लाख शब्द हैं, जिसमें अधिकांश शब्द किसके हैं? मारवाड़ी के। मौलाना अबुल कलाम आजाद
अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? सवाल सुनिए, मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपको मालूम है टोक में है। कहाँ है? टोक में है, क्योंकि टोक एक हमारी मुस्लिम रियासत रही है, तो मुस्लिम रियासत टोक रही है तो ऐसा काम आपके टोक में ही होंगे। आगे चलते हैं। आधुनिक साहित्यकार मणि मधुकर की प्रसिद्ध रचना पग फेरो किस विधा की रचना है, यानी वो किस कैटेगरी की है? भाई ये तो हमको पता है, विद्यार्थियों ने रट लिया है, लेकिन उसने कैटेगरी पूछ लिया कि वो उपन्यास है, कहानी संग्रह है, काव्य कविता है, वो नाटक है ना? आप बताइए। तो ध्यान रखें वो क्या आंसर आपका आएगा। मणि मधुकर की रचना जिसको पग फेरो है, और वो पग फेरो किस विद्या की रचना है? उपन्यास, कहानी संग्रह, काव्य कविता, नाटक। आप लोगों का आंसर यहां बनेगा, वो आंसर आपका सही बनेगा कि वो क्या है? काव्य है, एक कविता है, नाम क्या है उसका? पग फेरो, है ना? तो आप लोगों के कौन सी रचना नाटक है, उपन्यास, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे बेटा। बेटा कविता का है, मैंने कहानी संग्रह नहीं कहा। अगर मेरे से कोई त्रुटि बता देना मुझे। ढोला मारूरा धोवा के रचयिता कवि कल्लोल है, जबकि ढोला मारूरी चौपाई के रचयिता कौन है? दीजिए आंसर। ढोला मारूरी जो चौपाई है, उस चौपाई के रचयिता कौन है? दोनों बात ध्यान रखेंगे। ढोला मारू जो हमसे आता है वो तो इसने यहीं डाल दिया। ढोला मारू ये रचयिता है वो कवि कल्लोल है, जबकि ढोला मारूरी चौपाई के रचयिता कौन है? ढोला मारूरा चौपाई के रचयिता कौन है ना? बेटा मेरी तरफ से शर्मा जी एकदम क्लियर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, पीडीएफ बड़ी कर रखी है। मेरी तरफ से किसी प्रकार की लुकिंग को लेकर, दिखाई को लेकर कोई समस्या नहीं आ रही है, मेरी तरफ से एकदम क्लियर है। कुशल लाभ, बिल्कुल। तो ध्यान रखें, ढोला मारूरा धोवा है वो कवि कल्लोल की है, और ढोला मारूरी चौपाई के रचयिता कौन है? कुशल लाभ है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। कथन, मारवाड़ी बोली को राजस्थान की मानक बोली माना जाता है। क्या माना जाता है? मानक बोली माना जाता है। मारवाड़ी बोली का प्रसार क्षेत्र राजस्थान में सर्वाधिक है, और सर्वाधिक साहित्य इसी में रचा गया है। मारवाड़ी बोली का प्रसार क्षेत्र राजस्थान में सर्वाधिक है, और सर्वाधिक साहित्य इसी में रचा गया है ना? तो बिल्कुल इसे मानक बोली कहते हैं। व्याख्या भी सही है, कारण भी सही है, और इसे लिखने की जो शैली है मारवाड़ी की, उसे क्या कहते हैं? हम लोग डिंगल शैली कहते हैं। राजस्थान का सबसे ज़्यादा साहित्य डिंगल में मिलता है, और डिंगल शैली में जो रचनाएं लिखी हैं वो चारण जाति ने लिखी हैं, इसलिए इसे चारणों की बोली भी कहते हैं। चारण जाति के द्वारा लिखी गई, इसलिए क्या कहते हैं बेटा? इसे चारणों की बोली भी कहते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने, किस बोली को मालवी और मारवाड़ी का मिश्रण माना जाता है जो कर्कश स्वभाव की बोली है? ये कई बार परीक्षा में पूछा गया, कि बताइए कौन सी बोली है जिसे, देखो निमाड़ी और रागड़ी, पहले ध्यान रखें ये दोनों के दोनों हैं, ये दोनों की दोनों ये मालवी की उपबोली है। किसकी है? मालवी की उपबोली। मालवी की उपबोली है, इस बात को ध्यान रखें आप लोग, है ना? जो वर्गीकरण किया है तो उसमें निमाड़ी को दक्षिणी राजस्थानी नाम दिया है। दक्षिणी राजस्थानी, तो दक्षिणी राजस्थानी किसको नाम दिया है? निमाड़ी को। और ध्यान रखें रागड़ी है उसे मालवा के राजपूतों की बोली कहते हैं। मालवा के राजपूतों की बोली कहते हैं। तो हमारे पास आंसर जो बनेगा वो बनेगा रागड़ी, है ना? ध्यान रखें आप लोग, आंसर आपका बी बनेगा बेटा। निमाड़ी को वैसे बागड़ी दक्षिण राजस्थानी आएगी, लेकिन मैं वर्गीकरण की बात कर रहा हूं। रानी लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत रचनाओं के समूह में कौन सा सही है? रानी ध्यान रखें आप लोग, लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत की रचना है, उनमें आप लोगों को सही पहचानना है कि सही कौन सा है। माजल रात, आमलोक बाता और मूमल, आंसर ये बनेगा। क्योंकि बातारी फुलवारी है वो विजयदान देथा की है, बादली है वो आप लोगों के चंद्र सिंह बिरकाली की है, और सेनानी निशानी है ये किसकी है? आप लोगों के मेघराज मुकुल की है। कुण जमीनरा धनी है ये कन्हैयालाल सेठी की है। तो आप लोगों के आंसर एक बनेगा, बाकी सभी आप लोगों के अलग अलग है, तो उत्तर क्या बनेगा आप लोगों के लिए? एक बनेगा। अगला प्रश्न आपके सामने, सुमेलित कीजिए प्राचीन ग्रंथ। एक तरफ ग्रंथ का नाम दे रखा है और एक तरफ आप लोगों को उनका रचनाकार दे रखा है, और वो कहता है मिलान कर दीजिए। तो मिलान करने की बात करेगा, हम लोग कहेंगे पृथ्वीराज विजय। तो पृथ्वीराज विजय जैनक के द्वारा, हम्मीर महाकाव्य नैनचंद्र सूरी के द्वारा, कानड़दे प्रबंध पद्मनाम द्वारा, और रणमल छंद है वो श्रीधर व्यास द्वारा, यानी आप लोगों का ए। तो ए में आप लोगों के दो बनेगा,
सी बी में आपका 1 बनेगा, सी में आपके 4 बनेगा और डी में आप लोगों के 3 बनेगा। तो राइट आंसर आपका ये आएगा। पद्मनाभ की 2 रचनाएं, एक तो बेटा ये आप लोगों के कौन सा कारणदेव प्रबंध, और दूसरी रचना वीरमदेव सोनगरा है। तो वीरमदेव सोनगरा वो हमारी रचना कौन सी है, दूसरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पीथल और पाथल रचना में पीथल किसे संबोधित किया गया है? यानी कन्हैयालाल सेठिया की रचना है पीथल और पाथल। कन्हैयालाल सेठिया की रचना का नाम क्या है? पीथल और पाथल, है ना? तो दीजिए आंसर, पीथल और पाथल रचना में पीथल किसे संबोधित किया गया है? और वो पीथल के नाम से काव्य रचना भी किया करते थे। पीथल और पाथल है वो रचना में पीथल किसे संबोधित किया गया है ना? तो पीथल और पाथल रचना में ध्यान रखें, पीथल तो पीथल तो पृथ्वीराज राठौड़ को, क्योंकि पृथ्वीराज राठौड़ है वो पीथल के नाम से ही काव्य रचना किया करते थे। और यहाँ पे पाथल है वो महाराणा प्रताप, यानी ये महाराणा प्रताप के लिए, लेकिन पीथल पूछा है तो पृथ्वीराज राठौड़ को कहा है। पीथल के नाम से काव्य रचना करते थे, लेकिन इनका जो उपनाम था बेटा, उस उपनाम को डिंगल का हेरोस कहते हैं। डिंगल का हेरोस ये उपनाम है, उपनाम को क्या कहते हैं? डिंगल का हेरोस कहा है। तो डिंगल का जो हेरोस कहा है वो किसे कहा गया? पृथ्वीराज राठौड़ को कहा गया। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से वह रचना जो गौरीशंकर हीराचंद ओझा की नहीं है, जिसे हम लोग जीएस ओझा कहते हैं। क्या कहते हैं? जीएस ओझा। जीएस ओझा के नाम से जाना जाता है इनको, जीएस ओझा। और ये एक गांव पड़ता है रोहिड़ा गांव, रोहिड़ा गांव। और रोहिड़ा गांव कहाँ पड़ता है? सिरोही में। रोहिड़ा गांव कहाँ पड़ता है? सिरोही में। तो रोहिड़ा गांव ये सिरोही के निवासी थे। 1863 में जन्मे थे, दिनमान अच्छे नहीं थे, आज़ादी नहीं देख पाए, आज़ादी अगस्त में मिली, तो अप्रैल में इनका निधन हो गया। तो राजपूताना का इतिहास, सिरोही का इतिहास, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, गोरा बादल कथा, पद्मनी चौपाई इनकी रचना नहीं है। बिल्कुल आप लोगों का आंसर क्या बनेगा? डी बनेगा। गोरा बादल कथा, पद्मनी चौपाई है वो इनकी रचना नहीं है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आगे आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, कर्नल जेम्स टोड की जो पुस्तक थी ना, कर्नल जेम्स टोड की जो पुस्तक थी उसका एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, उसका जो हिंदी में अनुवाद किया था वो हिंदी में अनुवाद इनके द्वारा ही किया गया था। बहुत बड़े हिंदी के जानकार थे जीएस ओझा साहब, और आपने किताबों में बहुत बार पढ़ा होगा, है ना? ये ध्यान रखें आप लोग। तो साहब जीएस ओझा, वही जीएस ओझा साहब है। आगे बढ़ते हैं। रुक्ष परीक्षा, रुक्ष परीक्षा किसकी रचना है? तो रुक्ष परीक्षा रचना किसकी है? विद्यापति की, है ना? जोधराज की हम्मीर रासो हो जाएगी आप लोगों के लिए। चंद्रशेखर की हम्मीर हट, 2 रचनाएं, हम्मीर हट और हम्मीर चरित। हम्मीर चरित दोनों रचनाएं ये इनकी हैं, इस बात को ध्यान रखें। हम परीक्षा है देने गए और परीक्षा रूठ गई, किसके कारण? विद्या के कारण रूठ गई। तो विद्यापति है वो रुक्ष परीक्षा रचना आएगी आप लोग। अगला क्वेश्चन, सीताराम लालच द्वारा रचित राजस्थानी शब्दकोश में लगभग कितने शब्द हैं? भाई हम कहते हैं कि सीताराम लालच, राजस्थानी शब्दकोश इसे लिखा गया है। तो राजस्थानी शब्दकोश में हमारे पास शब्द आएंगे वो 2 लाख आएंगे। इन 2 लाखों में से जो अधिकांश जो शब्द आते हैं हमारे पास, वो अधिकांश शब्द किसके आते हैं? मारवाड़ी के। अधिकांश शब्द किसके हैं? मारवाड़ी के। यानी अधिकांश शब्द किसके आएंगे बेटा? मारवाड़ी के। तो राजस्थानी भाषा का शब्द को सीताराम लालच के द्वारा लिखा गया, और इन्हें इनसाइक्लोपीडिया के द्वारा इन्हें राजस्थानी भाषा का मसाल भी कहा गया। कभी पूछें आप लोगों से कि राजस्थानी भाषा का मसाल किसे कहा जाता है? तो राजस्थानी भाषा का जो मसाल है इन्हें कहा जाता है। राजस्थानी भाषा क्या कहा बेटा? राजस्थानी भाषा का जो मसाल है इन्हें कहा जाता है। किसको? पंडित सीताराम लालच को कहा जाता है। इन्होंने राजस्थानी भाषा का शब्दकोश लिखा, लगभग उसमें कितने शब्द हैं? 2 लाख शब्द हैं। अब देखिए यहाँ पे राजस्थानी साहित्य की विभिन्न अकादमियां और उनकी पत्रिकाएं, राजस्थानी साहित्य की विभिन्न अकादमियां और उनकी पत्रिकाओं को यहां सुमेलित कीजिए। इधर अकादमी का नाम है और उधर पत्रिका का नाम है। 1-2 तो मैंने अभी करवाई, आप लोगों को आंसर आने दीजिए, क्या देंगे आप लोग? थोड़ी देर पहले ही मैंने करवाई थी आप लोगों को 1-2 तो बताइए। देखो राजस्थानी साहित्य है, राजस्थानी साहित्य की मधुमती है, और एक राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर है, उसकी जागती ज्योत है। तो ए में आप लोगों के 2 और बी में 1, ए में 2 बी में 1, फिर हमारे पास बनेगा सी में 4। राजस्थानी सिंधु के द्वारा ऋण, ये ध्यान रखें। और ब्रज भाषा डी में, यहां भी ब्रज आ रहा है, तो हमारा आंसर ए बनेगा। आसान हो गया। देखो यहां पे हमारा ब्रज आ रहा है तो यहां भी हमारे पास ब्रज आ रहा है।
अब यहां मैं जो कहना चाहूंगा आप लोगों से, एक तो राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी है जिसे हम लोग बीकानेर पढ़ते हैं, और एक सीधा सीधा हमारे पास राजस्थानी साहित्य है। तो राजस्थानी साहित्य अकादमी कभी आप लोगों से बात पूछी जाए तो उदयपुर में ये विशेषकर अंतर ध्यान रखना है आप लोगों को। राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी बीकानेर, लेकिन केवल आप लोगों से राजस्थानी साहित्य अकादमी की बात करें तो राजस्थानी साहित्य अकादमी हमारे पास कहां आएगी, तो वो उदयपुर में आएगी। यहां आप लोगों को गलती नहीं करना है, बिल्कुल बेटा ए बनेगा आप लोगों का। आगे देखिए, आधुनिक कवि सत्य प्रकाश जोशी के संदर्भ में सत्य कथन है। आधुनिक कवि सत्य प्रकाश जोशी के संदर्भ में सत्य कथन है। इनका संबंध जोधपुर से था। इनकी प्रसिद्ध रचना बोल भारमली है, और इन्होंने राधा नामक युद्ध विरोधी काव्य लिखा था। इन्होंने राधा नामक युद्ध विरोधी काव्य लिखा था, तो इनका संबंध जोधपुर से, सही बात है। बोल भारमली इंपोर्टेंट लगा लेना, बहुत मोस्ट है, पूछता है। और इन्होंने राधा नामक युद्ध विरोधी काव्य लिखा, 1 2 3। ये बोल भारमली बहुत बार पूछा गया है, मैं कह रहा हूं नोट कर लेना। सत्य प्रकाश जोशी की बोल भारमली रचना है, ये बहुत बार पूछा गया। अगला क्वेश्चन, खेराड़ी बोली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आप लोगों को विचार करना है। देखो, आपको यदि मालूम हो ना बेटा आप लोगों को, तो 2 शब्द होते हैं। एक हमारा खेराड़ क्षेत्र होता है, खेराड़ क्षेत्र, और खेराड़ क्षेत्र में बोली जाती है, वो इलाका है जाजपुर भीलवाड़ा वाला। कौन सा इलाका? जाजपुर। और जाजपुर कहां पड़ता है? भीलवाड़ा। और फिर जाजपुर भीलवाड़ा में प्लस में यदि हम मालपुरा टोक जोड़ देंगे, भाई जाजपुर तो है ही हमारे, लेकिन मालपुरा टोक और जोड़ दिया, तो अगर दोनों क्षेत्रों को हम काउंट कर लेंगे तो ये इलाका हमारा माल खेराड़ी कहलाता है। माल खेराड़, यानी यहां बोली जाएगी माल खेराड़ी बोली। खेराड़ी बोली केवल जाजपुर भीलवाड़ा में, लेकिन इसको मालपुरा टोक को और हमने साथ में जोड़ दिया, तो फिर ये क्या बनेगी? माल खेराड़ी। जरा देखते हैं, यह बोली भीलवाड़ा के जाजपुर और टोक के कुछ क्षेत्र में बोली जाती है। बात तो जचने वाली है। इस बोली पर मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाड़ी का मिश्रित प्रभाव है। तो हमारे पास में क्या आंसर बनेगा? आंसर आने दीजिए, क्या देंगे आप लोग? 1 2 दोनों सही है? नहीं बेटा, दोनों ही आएंगे। हाँ, 1 2 दोनों ही सही है, लेकिन ये थोड़ा ध्यान रखना कि जो खेराड़ क्षेत्र है वो तो आपका केवल जाजपुर भीलवाड़ा का। भाई सब मेरा भाई बहनों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग सभी बच्चे हैं वो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें। जो भाई बहन बिल्कुल राजस्थान को पसंद करता है, लगता है कि राजस्थान वाले सर दिन रात मेहनत कर रहे हैं अशोक सर, तो आप लोग बिल्कुल लाइक भी करें और शेयर भी करें। अगर आप हौसला अफजाई नहीं देंगे, मैं साफ शब्दों में कह रहा हूं आप लोगों से, कोई भी टीचर एक लंबी क्लास नहीं दे पाएगा। आप उसको ताकत देना सीखें, और कम से कम उस टीचर को, जो टीचर आपको लगता है कि ये हमारे लिए मेहनत कर रहा है। आपको नहीं लगता है तो उनसे तो मैं कहूंगा ही नहीं, लेकिन जिनको लगता है कि ये दिन रात हमारे पास मेहनत कर रहा है, तो दिन रात मेहनत कर रहा है, तो बिल्कुल आप लोगों को क्लास को लाइक और शेयर करके हौसला अफजाई उसका करना चाहिए, ताकि वो अधिक से अधिक समय तक आपके सामने क्लास में टक सके और मेहनत करने के लिए प्रेरित हो। तो मैं सब विद्यार्थियों से निवेदन हूं कि अधिक से अधिक क्लास को शेयर करें आप लोग। सवाल आपके यहीं से बनेंगे। सवाल आप किसी भी परीक्षा में बैठ जाना, आपका मन करे आरपीएससी का 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड, रीट, 3rd ग्रेड, एलडीसी, एसआई, आरएएस, पटवार, वीडियो, सीईटी, जो भी आप एग्जाम दे रहे हो, आप इस क्लास के अतिरिक्त तब आपका मन करे कि हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए 2026 के नए पैटर्न पर आधारित एमसीक्यू की। आप इन क्लासों को खोल के बैठ जाइए। मैं आप सबसे निवेदन कर चुका हूं कि ये किताब है आप लोगों के 1 या 2 अप्रैल को लॉन्च हो जाएगी, और यही क्वेश्चन होंगे। आराम से बाजार से किताब ले लेना और मस्त होकर आराम से पढ़ना। और इसी तरीके से हम हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, राज्य व्यवस्था की, इंडिया पॉलिटिक, इंडिया सबकी क्लासें आप लोगों को उपलब्ध करवाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। बातारी फुलवारी ग्रंथ के लेखक का विजयदान देथा बिज्जी के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है? बोरुंदा जोधपुर के रहने वाले थे। रूपायन संस्थान की स्थापना कोमल कोठारी के सहयोग से की गई थी। इनकी कहानी दुविधा पर पहली फिल्म बनी थी। और राजस्थान कबीर, देखो राजस्थान का कबीर है ना बेटा, वो तो हम संत दादू दयाल को कहते हैं। किसको कहते हैं? संत दादू दयाल को कहते हैं। तो राजस्थान का जो कबीर कहते हैं वो किसे कहते हैं? संत दादू दयाल कहते हैं। इसका मतलब हमारा ये गलत हो गया, तो आंसर ये बनेगा। दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहते हैं। आगे देखिए, यहां पे सुम्मिलित करना है आप लोगों को कि एक तरफ रचना दे रखी है, एक तरफ आप लोगों को लेखक का नाम दे रखा है। आने दीजिए आंसर। आप लोग क्या आंसर देंगे बेटा? आने दीजिए आंसर आप लोग। देखो, लू कह दें आप लोग, या डफर कह दें, या आप लोग बादली कह दें। ये 3 रचनाएं हैं। ये 3 रचनाएं
ये ध्यान रखिए चंद्र सिंह बिरकाले की है, तीनों के तीनों किसके, चंद्र सिंह बिरकाले की है। इसके बाद मिंजर है वो कन्हैयालाल सेठिया की है। हुंकारो दोसा ये रानी लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत की है। और सोजती गेट है वो मणि मधुकर की है। समझ गए? तो लू, डफर और बादली में एक सवाल और पूछ सकता है आप लोगों से। वो बादली ये कि अगर आपसे पूछे आधुनिक काव्य कीर्तियों में पहला स्थान किसका, यानी सबसे आप लोग पहली आधुनिक काव्य कीर्ति कौन सी है, बादली है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय कहां स्थित है और इसका जो पदेन अध्यक्ष कौन होता है? पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय कहां स्थित है? पहले तो हमें मुख्यालय ढूंढना है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय कहां है? तो उदयपुर में है, ये ध्यान रखें। और राज्यपाल इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। कहीं आप समझो कि यार पश्चिमी क्षेत्र की बात कर रहा है तो हम लोग जोधपुर कर दें, नहीं, आपके उदयपुर में फिर एक क्लियर कर देता हूं मैं आप लोगों को कि आपको बिल्कुल दिक्कत ना हो। राजस्थानी जो साहित्य, राजस्थानी साहित्य अकादमी, राजस्थानी साहित्य, तो राजस्थानी साहित्य जो अकादमी है, राजस्थानी साहित्य अकादमी, वो राजस्थानी साहित्य अकादमी ध्यान रखें आप लोग, वो कहाँ है? उदयपुर में। राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी अगर बड़ा सा नाम पूछेगा बीकानेर में, लेकिन केवल राजस्थानी साहित्य अकादमी की बात करेगा तो ध्यान रखें वो कहाँ है? वो उदयपुर में है। संत सुंदरदास की रचनाओं का प्रधान भाषा कौन सी थी? अब संत सुंदरदास आपको मालूम है, इन्हें वही है जिन्हें राजस्थान का दूसरा शंकराचार्य कहते हैं। दूसरा शंकराचार्य के नाम से इनको जाना जाता है, दूसरा शंकराचार्य। और इनकी रचनाएं, 4 रचनाएं जरूर ध्यान रखना, उसमें से एक सुंदर सागर, ज्ञान समुद्र, सुंदर सागर, सुंदर ग्रंथावली। तो मैंने कहा कि सुंदर सागर, सुंदर ग्रंथावली, और फिर मैंने एक नाम दिया है ज्ञान समुद्र, है ना। तो आपको 3 तो पहचान रहे हो आप, सबके आगे सुंदर लग रहा है, एक के आगे सुंदर नहीं लग रहा, तो आप वैसे भी कह देंगे सर ज्ञान का समुद्र तो वैसे ही सुंदर होता है। सर ज्ञान का समुद्र है, वो ज्ञान का समुद्र तो वैसे ही सुंदर होता है, ज्ञान का समुद्र तो वैसे ही सुंदर होता है। तो ध्यान रखें आप लोग, ज्ञान समुद्र नामक रचना भी इनकी है। और इन्होंने जो उपदेश दिए हैं वो जयपुर के आसपास के हैं सब। तो दादू दयाल जी और उनके शिष्य सब के सब ढूंढाड़ी आपका आंसर बनेगा। राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? देखो अलग अलग होता है आप लोगों के। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाते हैं, लेकिन आपको मालूम है अब यहां चेंज हो गया है। राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाते हैं, लेकिन 2026 में 30 मार्च को ना मना के ये हिंदी महीनों के अकॉर्डिंग मनाया गया। चैत्र शुक्ला प्रतिपदा यानी एकम। अब प्रतिवर्ष जिस तिथि को चैत्र शुक्ला प्रतिपदा आएगी यानी एकम आएगी, उसी दिन को हम लोग राजस्थान दिवस के रूप में मनाएंगे, है ना। 21 फरवरी को बिल्कुल राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। कहीं आप लोग हिंदी भाषा दिवस कर दे, गलत हो जाएगा, है ना। और दूसरी बात, इसी तरीके से लिपि, राजस्थानी की लिपि अलग है और वो देवनागरी आप पढ़ते हो, वो देवनागरी हिंदी की लिपि है। तो हम लोग कहेंगे बढ़िया महान होते, एक लाइन बोल रहा हूं पकड़ना उसको, बढ़िया महान होते बढ़िया वाटी, महान होते हैं महाजनी, है ना। राजस्थानी में मोड़ मोड़ कर लिखते हैं तो मुड़िया लिपि। कितने शब्द हो गए? 3। तो आपके राजस्थानी भाषा की लिपि है वो आपके महाजनी लिपि है। उस महाजनी लिपि को ही हमने नाम दिया है, महाजनी लिपि को ही हमने क्या दिया है? नाम दिया है। क्लियर? हाँ, महाजनी लिपि को हमने नाम दिया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे कि राजस्थानी भाषा की लिपि है बढ़िया वाटी, महाजनी, मुड़िया। क्लास अटक के साथ क्लियर। तो राजस्थानी भाषा की जो लिपि है, कहीं आप लोग हिंदी कर बैठे, हिंदी नहीं आएगी। हिंदी की लिपि देवनागरी है, अपनी अपनी अलग लिपि है। अंग्रेजी की रोमन है, पंजाबी गुरुमुखी है, अलग अलग है बेटा। हमारी राजस्थानी की लिपि है वो मुड़िया जन लिपि है। कंटिन्यू बेटा क्लास, है ना। हाँ, थोड़ा बफरिंग की थी साथ नेटवर्क की वजह से, अब मेरे हिसाब से क्लास कंटिन्यू हो गई है। चले, हाँ कंटिन्यू हो गई क्लास बेटा। आगे चलता, कोई नेटवर्क का इश्यू था, आगे देखते हैं। रागड़ी बोली किसका मिश्रण है? रागड़ी बोली किसका मिश्रण है ये आप लोगों को बताना है।
बागड़ी आप लोगों के मालवी बोली की दो बोलियां हैं, और पूछा गया आप लोगों को रागड़ी बोली किसकी मिश्रण है। जैसे हमारा राजस्थान का ये मानचित्र है, ये राजस्थान का मानचित्र, आपको मालूम है कि यहाँ पे हमारी मालवी बोलते हैं, मालवी, और मालवी की दो उपबोलियां हैं। एक का नाम है निमाड़ी, इधर तो हमारे पास निमाड़ी आ गई और इधर हमारे पास रागड़ी आ गई। तो रागड़ी और निमाड़ी किस बोली की विशेषता है, ऐसा कई बार एग्जामिनर पूछता है, तो आप लोगों के मालवी है, लेकिन यहाँ पे रागड़ी बोली है जिसे मालवा के राजपूतों की बोली कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना, कई बार पूछता है मालवा के राजपूतों की बोली, मालवा के राजपूतों की बोली। तो मालवा के राजपूतों की बोली कौन सी है, ध्यान रखें आप, रागड़ी है। और वैसे तो दक्षिण राजस्थानी आप लोगों को बागड़ी देखने को मिलेगी, लेकिन वर्गीकरण के अनुसार बात करेंगे तो यहां पे हमारे पास जो नाम आया वो कौन सा आया, ध्यान रखें आप लोग, हमारे पास रागड़ी आएगा। भाषा बोलियों का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो वंश भास्कर के बारे में सही है, वंश भास्कर के बारे में सही है। सूर्यमल मिश्रण रचना जिसे उनके दत्तक पुत्र मुरारीदान ने पूरा किया, बिल्कुल। सूर्यमल मिश्रण की मृत्यु हो गई थी, इस कारण से यह ग्रंथ अधूरा रह गया था। इसमें पूरा बूंदी का इतिहास मिलता है, बूंदी का इतिहास मिलता है लगभग ये 2500 पृष्ठों पर है, पहली बात तो सही है। इसमें मुख्य रूप से बूंदी राज्य का इतिहास वर्णित है। ये डिंगल शैली का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है, डिंगल शैली का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे इनके जो सूर्यमल मिश्रण रचनाएं लिखी हैं, है ना, आप लोगों के विशेषकर किस में लिखी गई हैं, वो पिंगल शैली में लिखी गई है। और इनकी रचनाएं मैं लिख ही देता हूं आपके सामने ताकि कोई पता नहीं पूछ ले। वो देखो, धातु रूपावली ने कहा, किसने कहा, धातु रूपावली ने कहा, धातु रूपावली ने कहा, वीर सतसई, वीर राम के वंश में, वीर राम के वंश में, राम रंजाट वंश में वंश भास्कर, वीर राम के वंश में सती के समान, सती रासों के समान बल है, बलवद विलास, है ना, वलवद विलास, ऐसे याद करेंगे। मैंने याद करवाने के क्रम में आपके सामने लिखा है, आराम से सूर्यमल मिश्रण की रचना कैसे याद करें, आप ऐसे करेंगे। धातु रूपावली ने कहा, वीर राम के वंश में सती रासों के समान बल है। धातु रूपावली ने कहा, वीर राम के वंश में सती रासों के समान है। धातु रूपावली, वीर सतसई, राम रंजाट, वंश भास्कर, सती रासों और बलवद विलास। बताइए किसी को दिक्कत यहां? अब आप लोगों के चैप्टर चेंज कर लेते हैं। है भाई, यहां तक किसी भी विद्यार्थी को दिक्कत तो मुझे बताइए। चैप्टर चेंज कर ले बेटा अपन लोग, कोई दिक्कत आप लोगों को बताइए, किसी को समस्या? यहां तक आपका एक टॉपिक पूरा हो गया है, दूसरे टॉपिक की तरफ एंट्री करें। अगर कोई दिक्कत तो मुझे बता दीजिए। मैं पीडीएफ लगा लेता हूं, एक सेकंड समय दे दीजिए मुझे 1 सेकंड का समय दे दीजिए। बताइए, कमेंट कीजिए, है ना, किसी बच्चे को कोई समस्या हो किसी प्रकार की मुझे बता दीजिए। मजा आ रहा है पढ़ने में? भाई देखो, ताकत तो आपको लगानी पड़ेगी बेटा, लेकिन मेरी तरफ से ऐसा कभी नहीं लगेगा। आपको गुरुदेव के पास गए थे और हम लोगों को वहाँ पे ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, ऐसी शिकायतों का मौका मैं आपको कभी नहीं दूंगा। पढ़ने वाले विद्यार्थी के लिए रायथन क्लास दिन रात मेहनत कर रहा है, मैं पूरा बहुत मेहनत के साथ आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो कोशिश है कि आपको किसी भी हालात में आप लोगों को दिक्कत नहीं आने दी जाए।